तो बच्चों आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं 2014 के क्वेश्चन बैंक का सीरीज। इससे पहले हमने आपको 2011, 2012 एवं 2013 का क्वेश्चन करवाया था, जिसमें 20 ठो ऑब्जेक्टिव और 15 ठो सब्जेक्टिव ऑनलाइन का क्वेश्चन करवाए थे। ठीक है, आज हम आप लोगों को क्वेश्चन बैंक 2014 का साइंस सीरीज का क्वेश्चन करवाने वाले हैं, जिसमें 15 से 20 एक लाइन का क्वेश्चन होगा और 20 ठो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लेकर आए हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की दुनिया में चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन से लेंस में वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? क्वेश्चन सुनिए, कौन से लेंस में वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो वो आपका है उत्तल लेंस। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। बाबू, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं, तो आप इसके स्थान पर ई भी लिख सकते हैं। अभिसारी लेंस भी लिखेंगे, उसका मतलब भी उत्तल लेंस ही हुआ। पूछा जाता है क्वेश्चन कि किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस के नाम से जानते हैं। किस लेंस को? उत्तल लेंस को। अगला है, अगला जो पॉइंट हम आपको दूठो दिए हैं, उस पॉइंट को देखिए। उत्तल लेंस में वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। यानी उत्तल लेंस एक ऐसा लेंस है जिसमें वास्तविक और आभासी अर्थात काल्पनिक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है, जबकि अवतल लेंस केवल और केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, केवल और केवल आभासी प्रतिबिंब देता है। अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। तो यहाँ पे 3-4 ठो क्वेश्चन क्लियर हुआ। किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। किस लेंस को उत्तल लेंस कहते हैं? तो अभिसारी लेंस को उत्तल लेंस कहते हैं। या किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी का मान लगभग कितना होता है? तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी का मान लगभग कितना होता है? तो वो उत्तर है आपका 25 सेंटीमीटर। लगभग कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। अगर अधिकतम दूरी पूछे तो इन्फिनाइट। अधिकतम दूरी क्या होगा? इन्फिनाइट। माइंड पावर के लिए सुनिए, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी या अल्पतम दूरी लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम या महत्तम दूरी अनंत होती है, इसी को इन्फिनाइट भी बोलते हैं। ऐसे चिन्ह के साथ रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विद्युत हीटर में तार की कुंडली किस तत्व की बनी होती है? विद्युत हीटर जो होता है उसमें तार की जो कुंडली होती है किस तत्व की बनी होती है? तो ये होता है नाइक्रोम। किसका? नाइक्रोम का। नाइक्रोम जो है निकेल और क्रोमियम का मिश्रण है। नाइक्रोम किस चीज़ से बना हुआ है? निकेल प्लस क्रोमियम से। अगला क्वेश्चन है, बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? तो बायोगैस का मुख्य घटक जो है वो आपका मीथेन है ना। माइंड पावर आप सुनिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है, VVI है ये। बायोगैस का मुख्य घटक या अवयव जो होता है वो मीथेन होता है, जिसका सूत्र बनता है CH4, है ना। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? मीथेन, जिसका सूत्र बनता है CH4। और पेट्रोलियम का मुख्य घटक जो होता है वो आपका होता है ब्यूटेन, जिसका सूत्र बनता है C4H10। C4H10। अगला क्वेश्चन है, एक लेंस की क्षमता +5 डायोप्टर है। देखिए, एक लेंस की क्षमता +5 डायोप्टर है, यह किस प्रकार का लेंस है? तो यह लेंस है उत्तल लेंस। जिसकी क्षमता धनात्मक होती है वो उत्तल लेंस होता है, और क्षमता ऋणात्मक होती है तो अवतल लेंस होता है। ठीक ना, तो ये क्या होगा? उत्तल लेंस। और उत्तल लेंस को हम लोग जानते हैं, इससे पीछे भी हम लोग देखे हैं क्वेश्चन में, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस बोलते हैं। तो ये भी लिख सकते हैं आप। माइंड पावर के लिए थोड़ा ध्यान में रखिएगा, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, इसीलिए इसकी क्षमता यानी लेंस की क्षमता भी क्या होती है? धनात्मक होती है। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, इसीलिए इसकी क्षमता ऋणात्मक होती है। और लेंस में मुख्य फोकसों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। पूछा जाता है कई बार एग्जाम में, रिपीटेड क्वेश्चन है ये, कि लेंस में मुख्य फोकसों की संख्या कितनी होती है? तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या जो होती है वो 2 होती है। कितनी होती है? 2। और एक बात और याद रखिएगा, लेंस की क्षमता का SI मात्रक, लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। क्या होता है? डायोप्टर। लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है? डायोप्टर, है ना, याद रखिएगा इसे। अगला क्वेश्चन, किसी उत्तल लेंस द्वारा वस्तु का आभासी तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनाने हेतु
वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो वस्तु की जो स्थिति है वो लेंस तथा फोकस के बीच होनी चाहिए, लेंस तथा फोकस के बीच होनी चाहिए। अगला, विद्युत धारा की प्रबलता की परिभाषा दे। तो विद्युत धारा की प्रबलता की परिभाषा क्या है? किसी चालक के अनुप्रस्थ काट के द्वारा प्रति एकांक समय में प्रवाहित धारा के मान को विद्युत धारा की प्रबलता कहते हैं। यहाँ पर प्रबलता छूट गया है तो आप लिख सकते हैं विद्युत धारा की क्या कहते हैं? प्रबलता कहते हैं, है ना, विद्युत धारा की प्रबलता कहते हैं। अगला क्वेश्चन है CnH2n किस हाइड्रोकार्बन ग्रुप का संरचनात्मक सूत्र है? तो ये जो है सूत्र, ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ग्रुप का संरचनात्मक सूत्र है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ग्रुप एल्कीन का, किसका? एल्कीन का, ठीक ना। अब सुन लिए थोड़ा माइंड पावर। हाइड्रोकार्बन मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा आता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, तीसरा आता है एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन और चौथा आता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन भी कहते हैं, यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहते हैं? एल्केन कहते हैं। थोड़ा इसके वर्ड पे, इंग्लिश के वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, हम आगे बताएंगे इसमें। इसका जो सूत्र बनता है, सामान्य सूत्र एल्केन का या संतृप्त हाइड्रोकार्बन का, वो बनता है CnH2n+2। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, CnH2n+2 एल्केन का ये क्या है? सूत्र है, या संतृप्त हाइड्रोकार्बन ग्रुप का सूत्र कह सकते हैं। एल्केन का सूत्र क्या होता है? सामान्य सूत्र CnH2n+2। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है एल्कीन, वर्ड पे ध्यान दीजिए, इंग्लिश के वर्ड पे एल्कीन, और एक होता है एल्काइन, है ना। तो एल्कीन का सूत्र जो बनता है वो बनता है CnH2n, और एल्काइन का जो सूत्र बनता है वो बनता है CnH2n-2। एल्काइन का सूत्र क्या बनता है? CnH2n-2। उसके बाद अगला है एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन का सूत्र। तो एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन ग्रुप का जो सूत्र बनता है वो आपके एल्कीन के सूत्र से पूरा मैच करता है, यानी एल्कीन का ही सूत्र होता है इसमें भी। तो ये बनता है CnH2n। क्या बनता है? CnH2n। अगला है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ग्रुप का सूत्र क्या बनेगा? CnH2n-6। CnH2n-6 इसे आप याद रख सकते हैं। और इसमें हम याद करने का एक आपको ट्रिक दे देते हैं। एल्केन जो सूत्र है और एल्कीन का और एल्काइन का, ये आप एक तरीके से याद रख सकते हैं। आप इसके वर्ड पे आप ध्यान देंगे तो वर्ड आप देखिएगा तो ALKANE, इसमें है ALKENE और इसमें है ALKYNE। ये तीनों में आप देखिएगा तो ALK आपका मिल रहा है, इसमें भी ALK मिल रहा है, इसमें भी ALK मिल रहा है, इसमें ANE में NE मिल रहा है, सब में देख सकते हैं NE सब में मिल रहा है। बचा कौन? A, उसके बाद E, उसके बाद Y। तो आपको क्या करना है? एक का सूत्र याद रखना है। जैसे एल्केन का सूत्र आप याद रखेंगे CnH2n+2, है ना, क्योंकि अगर ABCD से Z तक के अक्षरों को देखें तो पहले A आएगा, उसके बाद E आएगा, उसके बाद Y आएगा। तो A वाले के लिए आपको याद रखना है CnH2n+2 यानी एल्केन के लिए। उसके बाद एल्कीन के लिए आपको 2 माइनस कर देना है एल्केन में से, है ना, 2 घटा लेना है, तो क्या बनेगा? CnH2n, है ना। फिर एल्काइन के लिए एल्कीन में से आपको 2 घटा लेना है। एल्काइन के लिए क्या करना है? एल्कीन में से 2 घटा लेना है। तो एल्कीन में से 2 घटाएंगे तो एल्कीन का सूत्र क्या बनता है? CnH2n, है ना। उसमें से जब आप 2 घटाएंगे तो ये बन जाएगा CnH2n-2। इस प्रकार से आप सरल पूर्वक याद रख सकते हैं, सरलता से याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है CH3Cl का IUPAC का नाम लिखना है। तो क्या बनेगा इसका नाम? क्लोरोमेथेन। क्या बनेगा? क्लोरोमेथेन। और इसका सूत्र बनता है CH3Cl। क्या बनता है? CH3Cl। अगला क्वेश्चन है लिथियम एवं पोटेशियम। लिथियम एवं पोटेशियम, है ना, लिथियम एवं पोटेशियम परमाणु द्रव्यमानों का औसत क्या है? तो लिथियम का परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो होता है आपका 7 और पोटेशियम का परमाणु द्रव्यमान होता है 39, ठीक ना। तो इसका औसत यानी कि एवरेज पूछ रहा है भाई। क्या पूछ रहा है? एवरेज। तो औसत बराबर क्या होता है? दोनों का जोड़ बट्टे में 2, है ना। तो दोनों को जोड़े यानी 7 + 39 बट्टे में 2 और जोड़ने पर ये 46 बट्टे में 2। जब काटेंगे दोनों का तो क्या आएगा? 23 आएगा, है ना। अगला क्वेश्चन है
निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित करें। आपका इक्वेशन है MnO2 प्लस HCl गिव्स MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। इसका जो संतुलित समीकरण बनता है बच्चों, वो बनता है MnO2 प्लस 4HCl गिव्स MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2, है ना। अगला क्वेश्चन है, तनुकरण किसे कहते हैं? तनुकरण किसे कहते हैं? तो सुनिए उत्तर, जल में अम्ल या क्षारक को मिलाने पर उसके आयन सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है, इस प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तनुकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा का एक प्रमुख उपयोग लिखे। धोने का सोडा यानी धोबिया सोडा की बात हो रही है, बेकिंग सोडा यानी मीठा सोडा की बात हो रही है। इसका एक प्रयोग यानी उपयोग लिखना है, प्रमुख उपयोग, है ना। तो धोने का सोडा यहाँ पे उत्तर दिया गया, धोने का सोडा का उपयोग। धोने का सोडा का ये क्या है? ये आपका सूत्र है, रासायनिक सूत्र, है ना। धोने का सोडा का ये रासायनिक सूत्र है। धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र बनता है Na2CO3 इंटू 10H2O। एग्जाम में पूछता है ये सब सूत्र, आपको एक दो सूत्र तो कन्फर्म रहिए कि एग्जाम में पूछेगा। अम्ल क्षार एवं लवण जो चैप्टर है, काफ़ी सूत्र उसमें से सब देख लीजिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन तो उससे फिक्स है। धोने का सोडा का उपयोग क्या है? तो धोने के सोडा का उपयोग नीचे दिया गया है, जल की अस्थायी कठोरता को हटाकर मृदु जल बनाने में होता है ना। और दूसरा, इसका उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए किया जाता है, क्योंकि इसकी प्रकृति क्षारीय होती है और इसमें अपमार्जक का गुण भी होता है ना। बेकिंग सोडा, तो बेकिंग सोडा के बारे में देखिए, बेकिंग सोडा के बारे में यहाँ पे लिखा गया नीचे में। सबसे पहले बेकिंग सोडा का यहाँ पे सूत्र देख लें, NaHCO3। ये सूत्र बनता है, रासायनिक सूत्र याद रखेंगे। बेकिंग सोडा को पाक सोडा, मीठा सोडा के नाम से भी जानते हैं। बेकिंग सोडा का उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने में यानी पाक चूर्ण बनाने में होता है, और दूसरा प्रयोगशाला में प्रतिकारक के रूप में किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखने से पहले हम लोग इसका कुछ माइंड पावर भी देख लेते हैं। चलिए, बेकिंग सोडा को सुनिए, बेकिंग सोडा को खाने वाला सोडा, मीठा सोडा, पाक सोडा भी कहा जाता है। बेकिंग सोडा के बारे में लिखा गया है, इसको खाने वाला सोडा भी बोलते हैं, मीठा सोडा भी बोलते हैं, पाक सोडा भी कहा जाता है। दूसरा पॉइंट है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, जिसका सूत्र बनता है NaHCO3। जिसका सूत्र क्या बनता है? NaHCO3। धोने का सोडा को क्या कहते हैं? वॉशिंग सोडा या धोबिया सोडा के नाम से भी जानते हैं। इसको धोवन सोडा भी कहते हैं। इसको गांव देहात में सज्जी के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? सज्जी, है ना, सज्जी के नाम से भी जाना जाता है। अगला देखिए, अगला पॉइंट, धोने के सोडा का रासायनिक नाम जो है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट है। धोने के सोडा का रासायनिक यानी धोबिया सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, है ना, जिसका रासायनिक सूत्र बनता है Na2CO3 इंटू 10H2O। सूत्र याद रखिएगा दोनों का। बेकिंग सोडा का सूत्र बनता है NaHCO3 और धोबिया सोडा का सूत्र बनता है, यानी वॉशिंग सोडा के नाम से भी इसको जानते हैं, वॉशिंग सोडा का सूत्र बनता है Na2CO3 इंटू 10H2O। अगला क्वेश्चन है, परजीवी किसे कहते हैं? परजीवी किसे कहते हैं? नाम से ही स्पष्ट है। उत्तर, जो जीव अपने भोजन एवं आवास के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं उसे परजीवी कहते हैं। जो जीव अपने भोजन एवं आवास के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते उसे क्या कहते हैं? उसे परजीवी कहते हैं। जैसे जू का आप समझ सकते हैं, ढील, गांव घर में इसको ढील कहा जाता है। कवक, जीवाणु, अमरबेल, है ना, टेपवर्म, मच्छर तो आप जानते ही हैं, खटमल का उड़ीस लिख दिए हैं, चमक्कन आप देखते हैं ना, गाय भैंसार के लगा हुआ रहता है। ये सब क्या है? परजीवी है। क्या है?
परजीवी। अगला, आनुवांशिक के जनक कौन हैं? बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, ये बेहतरीन क्वेश्चन है ना। मोस्ट VVI में रख सकते हैं इसको। आनुवांशिक के जनक कौन है? तो आनुवांशिक के जनक हैं आपके ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल जी का जन्म जो है 2 जुलाई सन 1822 को ऑस्ट्रिया के मोराविया नामक स्थान पर हुआ था। ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म जो है 2 जुलाई सन 1822 ईस्वी को ऑस्ट्रिया के मोराविया नामक स्थान पर हुआ था और इसका निधन जो है 1884 ईस्वी में हो गया था। माइंड पावर के लिए सुनिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट, अधिकार प्राप्त क्षेत्र में रहता है भाई, इसको आराम से ध्यान में रखोगे, है ना। कन्फर्म ही रहना है आने वाले में, यानी आगामी जो परीक्षा आ रहा है आपका उसमें आ सकता है। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधा का चयन किया था? तो पौधा का नाम है मटर, है ना। मटर के पौधा का चयन किया था। किसका? मटर के पौधा का। अगला है, निषेचन किसे कहते हैं? अगला क्वेश्चन क्या है? निषेचन किसे कहते हैं? तो उत्तर देखिए, नर तथा मादा युग्मकों का संलयन अथवा संयुक्त होना ही निषेचन कहलाता है। नर तथा मादा युग्मकों का संलयन ही क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव निर्मित एक जैव निम्नीकरणीय पदार्थ का नाम लिखे। तो वो है आपका बायोगैस, जिसको गोबर गैस जैव मात्रा के नाम से भी जानते हैं, ये मानव निर्मित है। अगला क्वेश्चन है, रक्त क्या है? तो रक्त किस तरह का उत्तक है? सॉरी, क्वेश्चन ये पूछा गया है, रक्त किस तरह का उत्तक है? तो उत्तर है, रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है जिसका रंग एक विशेष प्रकार के प्रोटीन हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। ठीक है ना। रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है जिसका रंग एक विशेष प्रकार के प्रोटीन हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। और नोट करके एक बात लिखे हैं, याद रखिएगा, रक्त एक क्षारीय पदार्थ है ना। रक्त की प्रकृति कैसी होती है? तो क्षारीय, है ना। इसीलिए इसका pH मान जो है 7 से अधिक होता है। अगला क्वेश्चन, तो अब जो है क्वेश्चन खत्म हो गए। तो चलिए अब ग्रुप बी सेक्शन का देखते हैं, जिसमें 20 ठो ऑब्जेक्टिव हम आपको करवाएंगे अभी, है ना। क्वेश्चन है पहला, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा नरम लोहा, है ना। वैसे इस्पात का भी यूज होता है, लेकिन उससे ज़्यादा नरम लोहा का होता है, तो यहाँ ऑप्शन के हिसाब से नरम लोहा ही सही है। अगला क्वेश्चन है, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है, यानी हमारे घरों में जो बिजली आती है वह क्या है? 220 वोल्ट पर दिष्ट धारा यानी डायरेक्ट करेंट, 12 वोल्ट पर दिष्ट धारा, है ना, 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा, 12 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा। तो इसमें आपका 220 वोल्ट, है ना, 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा यानी AC करेंट होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन सुनने से पहले आप माइंड पावर को भी देखें, बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा होती है, यानी हमारे घरों में जो बिजली आती है वो क्या होती है? 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा होती है हमारे घरों में। अगला जो क्वेश्चन बनता है, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है उसकी आवृत्ति क्या होती है? तो उसकी आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज, है ना। आवृत्ति का SI मात्रक होता है हर्ट्ज, है ना। अगला है, 220 वोल्ट वाले तार को जीवित तार या गर्म तार कहते हैं। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है एक लाइन में, 220 वोल्ट वाले तार को क्या कहते हैं? तो जीवित तार या गर्म तार। और पृथ्वी के संपर्क में रहने वाले तार को उदासीन तार या ठंडा तार कहते हैं। ठीक है। अगला है, हमारे घरों में जो वायरिंग की जाती है, यानी जो तार जोड़ा जाता है वो किस क्रम में जोड़ा जाता है? बिजली को समांतर क्रम में। किस क्रम में? समांतर क्रम में। और अगला बहुत ही महत्वपूर्ण, 15 एम्पियर के लाइन को क्या कहते हैं? पावर लाइन, है ना। और 5 एम्पियर के लाइन को क्या कहते हैं? मेन लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? मेन लाइन, है ना। याद रखिएगा, ये सब पॉइंट एग्जाम के दृष्टिकोण से दिए हैं। अगला है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है वह क्या है? ऑप्शन है आपका कॉर्निया, दूसरा है रेटिना, है ना, तीसरा है आपका पुतली और चौथा है आपका आइरिस। तो सही आंसर जो होगा आपका
वो होगा आपका रेटिना, बी ऑप्शन, है ना। अब सुनिए थोड़ा सा, रेटिना को दृष्टि पटल के नाम से भी जानते हैं। रेटिना वैसे आपका ये इंग्लिश वर्ड है यहाँ पे, इसका हिंदी होता है दृष्टि पटल, है ना। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो पहले पूछता था क्वेश्चन, है ना, लेकिन अब भी पूछा जा सकता है ना, नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है? तो नेत्र गोलक का व्यास होता है 2.3 सेंटीमीटर। कितना? 2.3 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, एक स्वस्थ आँख की दूरबिंदु कितनी होती है? एक स्वस्थ आँख की दूरबिंदु कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर, 250 सेंटीमीटर, अनंत। तो इसमें क्या होगा? अनंत। क्या होगा? अनंत। एक स्वस्थ आँख की दूरबिंदु होती है अनंत और निकट बिंदु होती है लगभग 25 सेंटीमीटर। अगला, जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है। जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है? तो पहला ऑप्शन है नाभिकीय संलयन, दूसरा है चंद्रमा, तीसरा है सूर्य और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा सूर्य, है ना, सी ऑप्शन। अगला है, विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने की थी? तो ये आपका आंसर हो जाएगा फैराडे। किसने? फैराडे ने की थी। वैसे ऑप्शन में आपका मैक्सवेल भी है, एम्पियर भी है और फ्लेमिंग भी है। तो आपका आंसर इसमें हो जाएगा फैराडे, है ना। फैराडे ने 1831 ईस्वी में इसकी खोज की थी। कितने ईस्वी में? 1831। अगला क्वेश्चन है, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है। देखिए, जो निकट के वस्तु को साफ नहीं देखेगा और दूर के वस्तु को साफ देखेगा, जो जिसको साफ देख लेगा उसमें वो दोष हो जाता है। जैसे कि दूर की वस्तु को आप साफ देख रहे हैं तो आपको दूर दृष्टि दोष है, अगर निकट की वस्तु को आप साफ देख रहे हैं तो आपको निकट दृष्टि दोष है। समझिए इसे, है ना। तो जो नेत्र, इसमें क्वेश्चन है, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में क्या होता है? तो भाई साहब उस नेत्र में होता है दूर दृष्टि दोष, है ना। ये क्वेश्चन रहता कि जो नेत्र दूर स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में क्या होता है? तो उसमें होता है निकट दृष्टि दोष, है ना। माइंड पावर इसमें दिया गया है, सुन लीजिए, है ना। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में दूर दृष्टि दोष होता है। दूर दृष्टि दोष का उपचार करने के लिए, है ना, उत्तल लेंस यानी अपसारी लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूर दृष्टि दोष का उपचार करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं? उत्तल लेंस का, है ना। अगला है, जो नेत्र दूर स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में निकट दृष्टि दोष होता है। ये बात हम उसमें बोले भी थे, है ना। निकट दृष्टि दोष का उपचार यानी निकट दृष्टि दोष का उपचार किस लेंस से होगा? तो अवतल लेंस से, है ना, अवतल लेंस के चश्मा से। तो अवतल लेंस को क्या कहते हैं बाबू रे? अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, समीकरण CaCO3 गिव्स CaO + CO2 किस प्रकार का समीकरण है? CaCO3 गिव्स CaO + CO2 किस प्रकार का समीकरण है? ऑप्शन में है वियोजन, दूसरा में है संयोजन, तीसरा में है उभयगामी और चौथा में प्रतिस्थापन। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा, वियोजन, यानी वियोग हो रहा है, ये टूट रहा है। क्या हो रहा है? ये टूट रहा है, यानी बिछड़ रहा है। अगला, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन है उष्माशोषी, दूसरा है उष्माक्षेपी, तीसरा उभयगामी और चौथा है प्रतिस्थापन। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? विजातीय मतलब जो जाति में नहीं आए, विजातीय, है ना। पहला है चूना पत्थर, दूसरा है खड़िया, तीसरा है संगमरमर और चौथा है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको शॉर्ट में POP के नाम से भी जानते हैं, है ना। तो चूना पत्थर, खड़िया और संगमरमर जो है आपके सजातीय हैं, है ना, यानी एक ही जाति है, मतलब इसका जो सूत्र बनता है ना एक ही बनता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस इससे अलग है। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या है? सही है, विजातीय के लिए। माइंड पावर के लिए यहाँ पे बहुत ही, इसमें से एक क्वेश्चन आप कन्फर्म रहिएगा, आप अपने एग्जाम में 2024 के एग्जाम में एक क्वेश्चन कन्फर्म रहिएगा, है ना, सूत्र का। वो सब सूत्र यहाँ पर लिख दिया गया है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र, रासायनिक सूत्र क्या बनता है? CaSO4 इंटू हाफ H2O, CaSO4 इंटू हाफ H2O। और एक और सूत्र होता है CaSO4 का होल ट्वाइस इंटू H2O, है ना।
संगमरमर, खड़िया, चूना पत्थर, चौक, इस सभी का रासायनिक सूत्र बनता है CaCO3। क्या बनता है? CaCO3। अगला है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर को क्या बोलते हैं? विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र बनता है CaOCl2। CaOCl2। अगला है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को क्या कहते हैं? खाने वाला सोडा, मीठा सोडा या पाक सोडा के नाम से भी जानते हैं। इसी को सज्जी भी बोला, सॉरी वाशिंग सोडा को सज्जी बोलते हैं, है ना। का सूत्र क्या बनता है? NaHCO3। क्या बनता है? NaHCO3। और वाशिंग सोडा को क्या कहते हैं? धोने का सोडा, धोबिया सोडा, इसी को सज्जी के नाम से जानते हैं गांव घर। ये देहाती लैंग्वेज है सज्जी, है ना, गांव घर में लोग जानते हैं इसे इस नाम से। तो इसका सूत्र बनता है, रासायनिक सूत्र Na2CO3 इंटू 10H2O। Na2CO3 इंटू 10H2O। अगला क्वेश्चन है जिप्सम का सूत्र। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या बनता है? CaSO4 इंटू 2H2O। CaSO4 इंटू 2H2O। अगला है तूतिया। तूतिया जिसको कॉपर सल्फेट बोलते हैं का रासायनिक सूत्र क्या है? CuSO4 इंटू 5H2O। CuSO4 इंटू 5H2O। तूतिया का रासायनिक सूत्र क्या है? CuSO4 इंटू 5H2O। आयरन सल्फेट। आयरन सल्फेट का सूत्र, रासायनिक सूत्र क्या बनता है? FeSO4 इंटू 7H2O। FeSO4 इंटू 7H2O। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन मान pH क्षारक विलयन का मान देता है? निम्नलिखित में कौन मान pH क्षारक विलयन का मान देता है, यानी क्षारीय विलयन का मान देगा? तो बताइए इसमें से ऑप्शन कौन सा सही होगा? पहला तो ए ऑप्शन है जो कि अम्लीय विलयन देगा, दू अम्लीय विलयन देगा। उसके बाद 7 जो है आपका उदासीन है, 6 जो है अम्लीय विलयन में आता है और 13 जो है क्षारीय विलयन के लिए सही है। तो आपका डी ऑप्शन क्या है? सही होगा, है ना। इसमें माइंड पावर आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम के दृष्टिकोण से एग्जाम ब्लास्ट है भाई साहब। एग्जाम के दृष्टिकोण से क्या है ये? एग्जाम ब्लास्ट, है ना, एग्जाम ब्लास्ट है ये। क्षारीय विलयन का pH मान 7 से अधिक होता है, ध्यान रखिएगा। क्षारीय विलयन का pH मान क्या होता है? 7 से अधिक होता है। अम्लीय विलयन का pH मान, अम्लीय विलयन का pH मान 7 से कम होता है। और उदासीन विलयन का pH मान, जो उदास होता है उसका क्या होता है? 7 के बराबर, है ना। उदासीन विलयन का pH मान क्या होता है? 7 के बराबर। वैसे जैसे नमक हुआ, है ना, नमक का pH मान क्या होगा? 7 होगा, क्योंकि सब्जी में 7 दिन पड़ता है ना, सप्ताह के 7 दिन। कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? वैसे यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है ब्रोमीन, पारा, तांबा, एल्यूमिनियम। तो चूंकि धातु की बात हुई है तो ये आपका क्या हो जाएगा? पारा। क्या हो जाएगा? पारा। धातु की बात हुई तो क्या हो जाएगा? पारा। अगर अधातु की बात होती तो क्या हो जाता? ब्रोमीन। क्या हो जाता? ब्रोमीन। कंसेप्ट दिए हैं, माइंड पावर किलर कंसेप्ट, इसको आप ध्यान में रखिएगा। कमरे के ताप पर कमरे के ताप या सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु पारा होता है। पारा जिसको मरकरी बोलते हैं, जिसका परमाणु संख्या 80, जिसका संकेत Hg होता है। गैलियम भी होता है, देख सकते हैं, रुबिडियम होता है ना, सीजियम होता है, फ्रांसियम होता है। ये सब कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु है। कमरे के ताप पर या सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाने वाला अधातु आपका ब्रोमीन है, जिसका परमाणु संख्या 35 होता है ना। तो पूरा डिटेल आपको इसमें दे रहे हैं, है ना, मन लगाकर खाली पढ़िए आप लोग। अगला क्वेश्चन है सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? ऑप्शन है सोल्डर, दूसरा ऑप्शन है स्टील, तीसरा ऑप्शन है गन मेटल और चौथा ऑप्शन है उपधातु। तो भाई साहब सीसा और टीन के मिश्र धातु को कहते हैं सोल्डर। क्या कहते हैं? सोल्डर। इसमें माइंड पावर किलर कंसेप्ट है ना। मिश्र धातु किसके किसके संगठन से बनता है, उसका संगठन, जैसे इस्पात हम बना रहे हैं तो इसमें कौन कौन चीज़ का सम्मिश्रण होगा वो देखेंगे। इस्पात यानी स्टील, स्टील कथी से बनेगा? लोहा और प्लस कार्बन। उसका परसेंटेज देख लीजिए, लोहा कितना प्रतिशत रहेगा,
कार्बन कितना प्रतिशत रहेगा, है ना। स्टेनलेस स्टील, लोहा प्लस निकेल प्लस क्रोमियम प्लस कार्बन। स्टेनलेस स्टील को जंगरोधी इस्पात भी बोलते हैं। पीतल जिसको ब्रास बोलते हैं, है ना, तांबा प्लस जस्ता के सम्मिश्रण से बनेगा। मैग्नीशियम ये बनेगा एल्यूमिनियम, है ना, प्लस मैग्नीशियम से। अगला है ड्यूरेलुमीन। ड्यूरेलुमीन किससे बनेगा, एल्यूमिनियम प्लस तांबा प्लस मैग्नीशियम प्लस मैग्नीज से। कौन कितना % इसमें योगदान देगा ये ड्यूरेलुमीन को बनाने में, वो देख लीजिए, इसमें लिखा गया है। एल्यूमिनियम ब्राज, एल्यूमिनियम ब्राज जो है ये बनेगा एल्यूमिनियम प्लस तांबा से, है ना। कांसा, कांसा जिसको ब्रोनोज बोलते हैं, ब्रोनोज ये है तांबा प्लस टीन से, है ना। जर्मन सिल्वर ये तांबा प्लस निकेल प्लस जिंक से। सोल्डर जिसको टाका भी बोलते हैं, लेड यानी सीसा प्लस टीन से बनता है ना। सबका संकेत है, यानी कि सांकेतिक भाषा भी दिया गया है और उसका परसेंटेज इसमें कितना योगदान है 100। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन के 2 परमाणु के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं। ऑक्सीजन के 2 परमाणु के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं, तो ऑप्शन आपका है एक एकल आबंध, द्वि आबंध, त्रि आबंध और इनमें से कोई नहीं, यानी कौन सा बॉन्ड बनता है ये पूछा जा रहा है। तो ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच डबल बॉन्ड बनता है, यानी द्वि आबंध, है ना। माइंड पावर के लिए सुनिए थोड़ा सा, सभी VVI ही मतलब दिए हैं, जो एग्ज़ाम में पूछा गया है अभी तक वही सब लाकर इसमें दिए हैं। ऑक्सीजन के 2 परमाणु के बीच द्वि आबंध बनता है, यानी डबल बॉन्ड। हाइड्रोजन के 2 परमाणु के बीच एकल आबंध बनता है, सिंगल बॉन्ड। क्लोरीन के 2 परमाणुओं के बीच एकल आबंध बनता है। नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच त्रि आबंध बनता है। नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कौन सा आबंध, त्रि आबंध, यानी ट्रिपल बॉन्ड। मीथेन कार्बन यौगिक का सबसे सरल यौगिक है, ये पॉइंट दिए हैं अलग से, याद रखिएगा। मीथेन जो है कार्बन यौगिक का सबसे सरल यौगिक है। क्वेश्चन पूछता है कार्बन यौगिक का सबसे सरल यौगिक कौन है, तो वो है आपका मीथेन, CH4, है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे, है ना। ऑप्शन है हरे पौधे, दूसरा ऑप्शन है नील हरित शैवाल, तीसरा ऑप्शन है फूल और पत्ते और चौथा ऑप्शन है जंगली जानवर। तो सही आंसर आपका हो जाएगा जंगली जानवर। क्या हो जाएगा, जंगली जानवर। अब इसमें देखिए माइंड पावर किलर कंसेप्ट में देखिएगा, उपभोक्ता सबसे पहले समझिए कि होता क्या है। वे जीव जो उत्पादकों द्वारा संश्लेषित भोजन का उपभोग करते हैं उपभोक्ता कहलाते हैं। सभी प्रकार के जंतु एवं परजीवी पौधे उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। उपभोक्ता श्रेणी के प्रकार देखिए, नीचे दिया गया है ना। उपभोक्ता श्रेणी के प्रकार में पहला है प्राथमिक उपभोक्ता। इसमें आता है आपको खरगोश, हिरण, कछुआ, घोंघा, टिड्डा, गाय, भैंस और शाकाहारी मनुष्य। द्वितीय उपभोक्ता यानी सेकेंडरी कंज्यूमर में आता है बाज, पक्षी, मेढक, पक्षी, भेड़ियाँ, छिपकली आदि, है ना। तृतीय उपभोक्ता की श्रेणी में आता है आपको सियार, लोमड़ी, शेर, चीता और सर्वोच्च यानी टॉप कंज्यूमर में होता है शेर और चीता। इसको टॉप पे रखा गया है ना। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। तो भाई साहब कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, तो कवक में पोषण की मृतजीवी विधि पाई जाती है। कवक में पोषण की कौन सी विधि है, तो मृतजीवी। कौन सी विधि, मृतजीवी, है ना। नीचे माइंड पावर दिया गया है, देखिए मृतजीवी के लिए जो जीव अपना भोजन मृत वस्तुओं से प्राप्त करता है उसे मृतजीवी कहते हैं, जैसे कवक, मशरूम, ईस्ट, ब्रेड मोल्ड, मिट्टी, मच्छर ... etc, है ना। तो समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है। अमीबा में, ईस्ट में, मलेरिया में, पैरामीशियम में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ईस्ट में। किसमें, ईस्ट में। अब इसमें माइंड पावर किलर कंसेप्ट, इसे तो हमेशा ही ध्यान में रखिएगा क्योंकि एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में तो फिक्स है भाई, है ना। मुकुलन द्वारा प्रजनन ईस्ट, कोशिका, हाइड्रा, केचुआ आदि में होता है, ठीक है। विखंडन या द्विखंडन या समद्विखंडन विधि द्वारा प्रजनन बेकड़ी वाले खमीर, अमीबा, पैरामीशियम, लिस्मेनिया इत्यादि में होता है। अगला है
बहुखंडन विधि द्वारा प्रजनन, है ना, प्लाज्मोडियम जिसको मलेरिया परजीवी की श्रेणी में रखा गया है इत्यादि में होता है, और खंडन विधि द्वारा प्रजनन स्पाइरोगायरा में होता है। पुनरुद्भवन द्वारा जो हुआ प्लेनेरिया, केचुआ, झींगा, केकड़ा, स्टारफिश, हाइड्रा, और छिपकली आप देखते होंगे दीवार पर, वो भी उसका भी पुनरुद्भवन द्वारा होता है लैंगिक जनन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मानव में डायलिसिस थैली है। मानव में डायलिसिस थैली है, क्या है डायलिसिस थैली? पहला ऑप्शन है नेफ्रॉन, दूसरा है न्यूरॉन, तीसरा है माइटोकॉन्ड्रिया, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर जो होगा बच्चों वो आपका हो जाएगा नेफ्रॉन। क्या हो जाएगा? नेफ्रॉन। माइंड पावर किलर कंसेप्ट को देखिए, वृक्क है ना, वृक्क जिसको कहते हैं किडनी, गुर्दा है ना, की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। मानव शरीर में 2 वृक्क यानी 2 किडनी होता है। क्या होता है? 2 किडनी, 2 वृक्क होते हैं। प्रत्येक वृक्क यानी प्रत्येक किडनी में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन यानी जिसको वृक्क नालिका या विक्राणु बोलते हैं उपस्थित होते हैं। प्रत्येक नेफ्रॉन में 2 सिरे होते हैं, जिसको पहला जो सिरा होता है वो होता है स्वतंत्र सिरा और दूसरा होता है संयुक्त सिरा। ठीक है ना। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो ये आप कहेंगे तंत्रिका कोशिका। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका या ग्रंथि बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो तंत्रिका कोशिका है ना, जिसे न्यूरॉन कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? न्यूरॉन। ध्यान रखिएगा, तंत्रिका कोशिका को क्या कहते हैं? न्यूरॉन। 19 नंबर क्वेश्चन है, पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? तो वो आपका ऑप्शन है पत्तियों द्वारा, तने द्वारा, फूलों द्वारा, बीज द्वारा। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा फूलों द्वारा। पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? फूलों द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला है। निम्न में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला है? तो आपका है सूखे घास पत्ते, दूसरा है पॉलीथीन बैग, तीसरा है रबर और चौथा है प्लास्टिक की बोतलें। जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित यानी जो मिट्टी में मिल जाएगा, इसमें से कौन सा सही है? पॉलीथीन बैग, ये तो प्लास्टिक का बना होता है। रबर, ये भी, इसमें भी प्लास्टिक की मात्रा होती ही है ना। प्लास्टिक की बोतलें, ये भी आपको मिट्टी में घुल नहीं सकता है। सूखे घास पत्ते जो है ये आपको पूर्णतः मिट्टी में घुल जाता है, मिल जाता है ना। तो ये आपका ऑप्शन क्या है? सही है, सूखे घास पत्ते। वैसे नीचे माइंड पावर कॉन्सेप्ट दिया गया है, सुनिए। वैसे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होता है जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहते हैं। जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहते हैं, जैसे कि मल मूत्र है ना, गोबर, पेड़ पौधे, सूखे घास पत्ते इत्यादि। तो आशा करते हैं आपको सभी क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, है ना। और हम लोग भी आप लोगों के लिए कंटेंट तैयार करते हैं, बहुत मेहनत के साथ तैयार करते हैं। तो इसीलिए आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे, है ना। और इसे आगे भी बढ़ाइए और भी स्टूडेंट के पास पहुंचाइए, है ना। इसमें एक और पॉइंट जो है सुनिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए है, आप लोगों के लिए ही है। सक्सेस की सबसे ख़ास बात होती है कि वह मेहनत करने वालों पर क्या हो जाता है? फिदा हो जाता है। जैसे आप मेहनत कीजिएगा ना, तो आप जो सोचे हैं आपको जीवन में वो मिलेगा, ठीक ना। आप मेहनत ही नहीं कीजिएगा, मान लीजिए आप बहुत अच्छा नंबर का आप मन में सोचे हुए हैं और आप मेहनत ही नहीं करेंगे तो आपको अच्छे नंबर प्राप्त होंगे? नहीं होंगे। तो इसीलिए मेहनत कीजिए। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक आपको फल नहीं मिलेगा, है ना। मेहनत करिए, यानी कर्म करते रहिए, फल की चिंता मत करिए। चलिए, जय हिंद, जय भारत।